हेलो फ्रेंड्स, आज हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का अंतिम टॉपिक है मौललता जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए मौललता जो है मौललता का अर्थ है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलीन की मौललता कहलाता है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मौललता कहलाती है। जैसे हमने मोलरता पढ़ी थी, मोलरता में था 1 लीटर विलेय, यानी वहां आयतन का रिलेशन था मोलरता से, जबकि यहाँ पर हमें मौललता जो पढ़ रहे हैं, मौललता जो है ये विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। जैसे इसकी फॉर्मूला बनाएं, जैसे मौललता इज इक्वल है विलेय के मोल बट्टा विलायक का भार किलोग्राम में। अब ध्यान दें, मोल जो है ये हमने पढ़ा था, मोल बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा अणुभार। तो मोल की जगह यदि अपन नोट करें तो इसमें अगला स्टेप मौललता इज इक्वल विलेय की ग्रामों में मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार इनटू विलायक का भार केजी में। अब जैसे यहाँ पर देखिए विलेय की ग्रामों में मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार इनटू विलायक का भार किलोग्राम में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर यदि हम भार जो किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यदि हमें किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो यहाँ पर देखिए ये स्टेप हो जाएगा मौललता इज इक्वल विलेय के ग्रामों में मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार इनटू विलायक का भार ग्राम में। तो इसको 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। जैसे आगे अपन इसमें बात करें तो विलेय की ग्रामों में मात्रा इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार ग्राम में। अब जैसे देखिए यहां पर इसका एक फॉर्मूला ये बन सकता है, जैसे मौललता बराबर मोलैलिटी जो है मौललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मौललता इज इक्वल WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB। ये बन जाएगा फॉर्मूला इसका। देखिए हमने ये पढ़ा था विलेय जो है विलेय को A माना था, ग्राम में भार यानी WA अपॉन WA इंटू 1000 अपॉन MA, अणुभार को M से रिप्रेजेंट किया था, विलेय का तो A नोट किया अपन ने, विलायक को क्या मान लिया, B नोट कर दिया। तो यहाँ पर विलायक का भार तो उसको WB से, जबकि मौलरता में हमने पढ़ा था VML पढ़ा था। तो इसके बाद में देखिए यहाँ मौलरता इज इक्वल विलेय की ग्रामों में मात्रा इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार। तो ये इस प्रकार मौलरता की डेफिनेशन हुई और उसका ये फॉर्मूला हो चुका है, स्मॉल m बराबर WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB। अब इस पर देखिए हमें न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल में बोलता हूं
4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला जाता है तो उसकी मोलरता क्या निकालते हैं। जैसे देखिए भाई 4.9 ग्राम H2SO4 है तो उसमें 250 ग्राम जल में घोला गया है, तो 250 ग्राम जल में घोलने का मतलब है क्वेश्चन देखना 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला जाता है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन इसका 4.9 ग्राम H2SO4 यानी विलय की मात्रा कितनी हो गई 4.9, तो यानी WA की वैल्यू कितनी है 4.9 ग्राम। 250 ग्राम जल में घोला जाता है, 250 की मात्रा क्या है यहाँ ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा वो क्या होगा विलायक, तो विलायक का भार कितना है W/250 ग्राम। एक हमें क्या चाहिए अणुभार H2SO4 का अणुभार, H2SO4 का अणुभार में रिप्रेजेंट किया था। H2SO4 का अणुभार कितना होता है 98 होता है। जैसे आपने पढ़ा था हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सभी का ऐड करोगे तो कितना होगा 98 हो जाएगा। इसके बाद में देखिए हमें क्या ज्ञात करनी है मोलरता, तो मोलरता क्वेश्चन मार्क है। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल m बराबर v बटा था WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू नोट करते हैं 4.9 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 250 पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसके बाद में देखिए ये 49 98 है, ये कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट है, यहाँ 2 से ये आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ गया ये कितना, तो ये कितना बच गया 2 10, तो वैल्यू कितनी आ गई 0.2 m। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं मोलरता को डिफाइन कर सकते हैं। तो मोलरता का जो क्वेश्चन है इस प्रकार आपको क्या करना है हल करना, जो वैल्यू दी हुई है यहाँ 2 वैल्यू दी हुई रहती है, कम मात्रा है वो विलय को रिप्रेजेंट करेगी जिसे WA माना है, ज्यादा मात्रा जो है विलय को रिप्रेजेंट करेगी वो WB हो जाएगा, और जो अपने को यहाँ पर कंपाउंड दिया हुआ है यौगिक जो भी दिया हुआ है उसका हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट अणु भार उसका नोट करना पड़ेगा। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। इस प्रकार ये मोलरता का जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आता है विलेयता सोल्युबिलिटी। देखिए विलेयता का मतलब होता है विलायक में घुली विलेय की मात्रा को ही कहते हैं सोल्युबिलिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है विलेयता, थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा विलेयता सोल्युबिलिटी। देखिए विलेयता का मतलब होता है 100 ग्राम विलायक में उपस्थित 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की घुली अधिकतम मात्रा 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की घुली अधिकतम मात्रा से बना विलयन। 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की घुली अधिकतम मात्रा ही विलेयता कहलाता। तो 100 ग्राम विलायक में घुली विलेय की अधिकतम मात्रा से बना विलयन क्या कहलाता है विलेयता कहलाती है। देखिए यहाँ विलेयता जो है विलेयता के यहाँ टाइप भी पढ़े जाएंगे। टाइप में जो सबसे पहला आएगा
विलेयता के जो प्रकार हैं, विलेयता के प्रकार, टाइप्स ऑफ solubility, टाइप्स ऑफ solubility। तो देखिए टाइप्स ऑफ solubility जो है यहाँ पर एक विलेयता की जो प्रकार है वो दो प्रकार की होती है। विलेयता दो प्रकार में, सबसे पहला आएगा इसमें ठोसों की द्रवों में विलेयता, ठोसों की द्रवों में विलेयता। देखिए ठोसों की द्रव में विलेयता का मतलब होता है 100 ग्राम विलायक जो है द्रव में ठोस को बोला जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर ठोसों की द्रवों में विलेयता, यानी यहाँ विलायक तो क्या रहेगा, द्रव है, और विलेय क्या रहेगा, ठोस। जैसे देखो इसकी डेफिनेशन, 100 ग्राम विलायक, विलायक यहाँ रहेगा द्रव है, में घुली विलेय, विलेय यहां पर है ठोस घुली अधिकतम मात्रा की विलेयता कहलाता है। यानी 100 ग्राम विलायक में विलेय की घुली अधिकतम मात्रा क्या कहलाएगी, यहाँ पर विलेयता कहलाएगी। यानी विलायक जो है वो द्रव है, द्रव में विलेय की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, विलेयता। यानी विलेयता का मतलब विलायक में विलेय को घोलेंगे तो क्या बन जाएगा, विलेयन हो जाएगा। उसी को क्या नाम दे देंगे, सॉल्युबिलिटी नाम दे देंगे यहाँ पर। इसके बाद में देखिए यहाँ पर विलेयता जो है, ठोसों की द्रव में विलेयता है, इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक आएंगे, जहां थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा कंप्लीट। जैसे इसमें प्रभावित करने वाले कारकों में 2-3 टाइप्स हैं। एक तो इसमें आएगा विलेय और विलायक की प्रकृति से रिलेटेड आएगा। एक कारक का जो आएगा नाम वो आएगा यहाँ पर ताप का प्रभाव, और एक इसमें आएगा दाब का प्रभाव। तो देखिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रभावित करने वाले कारक, तो ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो देखते हैं। ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहां पर देखिए सबसे फर्स्ट कारक आता है विलेय व विलायक की प्रकृति। विलेय व विलायक की प्रकृति, देखिए विलेय व विलायक की प्रकृति का मतलब होता है विलेयता जो है यह समान समान को बोलता है, इस सिद्धांत पर कार्य करती है। यहां पर जैसे मान लीजिए ध्रुवीय विलेय होगा, ध्रुवीय विलेय होगा वह ध्रुवीय विलायक में, और अध्रुवीय विलेय जो होगा पोलर एंड नॉन पोलर सोल्यूबल रहेंगे। यहां पर ये रहेगा अध्रुवीय विलायक में। ध्रुवीय विलेय होगा वो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, अध्रुवीय विलेय जो है वो अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। पोलर इसे बोलेंगे पोलर सोल्यूबल बोलते हैं इसको, और ये हो जाएगा पोलर सॉल्वेंट में। लाइक डिजोल्व, यहाँ डिजोल्व इसमें होगा, नॉन पोलर जो सोल्यूबल है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, डिजोल्व होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, इसकी यदि हम बात करें, जैसे यहाँ पर है जल प्लस HCl है, इसका एग्जांपल है, जैसे इसका एग्जांपल है जल प्लस बेंजीन, जल प्लस बेंजीन। वैसे बेंजीन का फॉर्मूला आपको आता है C6H6 है, ये पढ़ा आपने। तो ध्यान देखिए इसमें ये जल यहाँ पर क्या है, विलायक है,
और ये HCl क्या है, यहाँ पर विलेय है। यहाँ पर ये जल क्या है, विलायक है। और हमने ये भी पढ़ा है कि जल हमेशा क्या होगा, विलायक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। यहाँ पर ये अध्रुवीय विलायक है। जैसे नॉन पोलर और पोलर में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर देखो दो जो है एटम्स हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है, एक क्या है, क्लोरीन एटम है। देखिए ध्रुवीय में देखिए आपका एक एटम जो होगा उस पर पार्टिकल जो है, चार्ज जो होगा वो एक ही टाइप का रहेगा। जैसे यहाँ क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज में ही होता है, जबकि हाइड्रोजन है इसकी वैलेंसी आपने पढ़ी है, +1 भी होती है और -1 भी होती है। जैसे यहाँ पर देखिए नॉन पोलर में जाते हैं तो इसमें देखो कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन जो है इसमें दोनों जो एटम्स है वो दोनों चार्जेस में प्रेजेंट होते हैं। कार्बन है प्लस वैलेंस इसकी +4 भी होती है और -4 भी होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन +1 भी होता है और -1 भी होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसका है, विलेयता जो है वो समान समान को घोलता है, इस सिद्धांत पर क्या करेगा, कार्य करेगा। ध्रुवीय विलेय होगा वो ध्रुवीय में ही घुलेगा, अध्रुवीय विलेय होगा वो अध्रुवीय में ही घुलेगा। ये तो इसका है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो इसका आएगा वो आएगा ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव जो है इसमें दो प्रकार के प्रक्रम पढ़ेंगे हम। जैसे एक आपने नाम पढ़ा होगा उष्मा शोषी और एक नाम पढ़ा होगा आपने उष्मा क्षेपी। जैसे उष्मा शोषी प्रक्रम के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। उष्मा शोषी का मतलब होता है जिस प्रक्रम में उष्मा का अवशोषण होता है वो होगा उष्मा शोषी। और एक प्रक्रम हमने जो पढ़ा है उष्मा क्षेपी, एंडोथर्मिक जिसे बोलते हो आप, वह जिस प्रक्रम में उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उष्मा क्षेपी प्रक्रम को, एंडोथर्मिक जो है। जैसे यहाँ पर है सेकंड पॉइंट इसका आएगा ताप का प्रभाव। तो इसमें हम प्रक्रम पढ़ेंगे, दो प्रक्रम आएंगे। एक प्रक्रम तो इसमें आएगा उष्मा शोषी प्रक्रम आएगा और एक इसमें आएगा उष्मा क्षेपी एंडोथर्मिक जो आएगा। एक आएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और ये होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। यानी उष्मा शोषी प्रक्रम में, इस प्रक्रम में क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। इस प्रक्रम में देखो, जिस प्रक्रम में उष्मा का अवशोषण होता है उसमें हम टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो उसमें जो विलेयता का जो प्रभावित करने है उसमें ताप बढ़ाएंगे तो विलयन की जो विलेयता है वो बढ़ जाती है। इसमें जैसे अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, कंपाउंड को टेम्परेचर जैसे देंगे तो उसकी विलेयता क्या होगी, वो उतना जल्दी क्या होगा, विलायक में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। जबकि यहाँ उष्मा क्षेपी प्रक्रम का देखिए अर्थ होता है उष्मा का उत्सर्जन होना, उष्मा का उत्सर्जन होना। इस प्रक्रम में क्या करते हैं, देखिए ताप जब कम करेंगे, ताप देखिए ऊपर एरो का जो निशान है वो इंक्रीज को शो करेगा, बढ़ने को रिप्रेजेंट करेगा। यदि सिंबल जो है एरो का वो नीचे की ओर शो करें, हम डाउन वाल में शो करें तो वो क्या करेगा, कम को शो करेगा, डिक्रीज को शो करेगा। तो यहाँ ताप कम करेंगे तो इसमें क्या होती है, विलेयता बढ़ती है। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल ले सकते हैं, इसका एग्जांपल है सोडियम नाइट्रेट है और इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है वो दिया हुआ है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जबकि इसका नाम क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट इसका नाम होता है। तो यानी इसमें इस प्रक्रम में दो प्रकार के हैं, उष्मा शोषी प्रक्रम, उष्मा का अवशोषण होना जिस प्रक्रम में, इसमें टेम्परेचर जब बढ़ाया जाएगा तो विलेयता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जबकि उष्मा क्षेपी प्रक्रम में क्या होगा, इस प्रक्रम में उष्मा का उत्सर्जन होता है और इसमें जो टेम्परेचर कम होगा तो विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये सेकंड अपना है। इसका एग्जांपल हमने पढ़ा है उष्मा शोषी में सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3 है और ये है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा इसका जो आता है वो आता है कारक है, ये कारक नंबर 2 हो गया। और एक कारक इसमें आएगा दाब का प्रभाव। देखिए दाब का जो प्रभाव जो कारक है इसमें देखिए सिंपल सा है, वैसे ठोसों एवं द्रवों को क्या कर सकते हैं, दाब लगाकर क्या कर सकते हैं, संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। देखिए ठोस व द्रव जो होते हैं इनको दाब लगाकर क्या नहीं कर सकते हैं, संपीड़ित नहीं हो सकते, संपीड़ित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें अवयवी कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। यदि हम इसी प्रोसेस को पढ़ेंगे, द्रव को यदि गैस में
द्रव्य को किसमें लिया जाए, गैस में। गैस के कण क्या होंगे, संपीड़ित, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर दाब लगाना पड़ेगा। क्यों, द्रव्य में यदि गैस को घोला जाएगा तो दाब इसलिए लगाना पड़ेगा, गैस में कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए दूर दूर होते हैं, तो इसलिए इस पर क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर। इसलिए द्रव्य में क्या हो जाएगी, गैस क्या हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी। तो थर्ड कारक जो है वो भी आपकी समझ में आया होगा। ठोस व द्रव्यों को दाब लगाकर क्या नहीं कर सकते हैं, संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनमें अवयवी कण क्या होते हैं, नजदीक होते हैं, पास पास होते हैं। तो ये ठोसों की दरों में विलेयता क्या हुए, प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट है। इसके बाद में हम बात करेंगे गैसों की दरों में विलेयता। देखिए विलेयता दो प्रकार की हमने चर्चा की थी। सबसे पहला टाइप हमने क्या पढ़ा है, ठोसों की दरों में विलेयता, उसकी परिभाषा पढ़ी थी। उसकी परिभाषा के बाद में हमने इसके क्या पढ़े हैं, प्रभावित करने वाले कारक पढ़े हैं। अब सेकंड अपना जो टॉपिक इसमें आएगा विलेयता के प्रकार का, वो आएगा गैसों की द्रव्यों में विलेयता। गैसों की द्रव्यों में विलेयता। देखिए गैसों की द्रव्यों में विलेयता का मतलब क्या होगा, यहाँ पर विलायक क्या होगा, द्रव होगा। तो विलायक में घुली, यानी गैसों की द्रव्यों में विलेयता क्या है, यानी कोई भी विलायक है उसमें गैस को क्या कर लेता है, विलायक क्या कर लेता है, गैस को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, जिसका अध्ययन हम क्या करेंगे, अवशोषण गुणांक के माध्यम से करेंगे। क्योंकि गैस जो है, गैस में भी कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए गैस को जब द्रव्य में घोलेंगे तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा, दाब हमें लगाना, प्रेशर उस पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर है विलायक क्या हो जाएगा, द्रव, और विलेय क्या हो जाएगा, गैस। विलेय क्या हो जाएगा, तो विलायक में डेफिनेशन इसकी वैसे लिख सकते हो, विलायक में 100 ग्राम विलायक में घुली विलेय की मात्रा क्या हो जाएगी, गैसों की दरों में विलेयता। और गैसों की दरों में विलेयता का अध्ययन, क्योंकि गैस के कण जो होते हैं द्रव्य पर क्या होते हैं, अवशोषित होते हैं। देखिए द्रव्य पर क्या होंगे, जो गैस के कण होंगे वो क्या होते हैं, अवशोषित होते हैं, अवशोषित होते हैं। और अवशोषित करने के लिए इस पर क्या लगाना पड़ता है, दाब लगाना पड़ता है, क्योंकि गैस के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर द्रव को गैस में अवशोषित किया जाए, इसका जो अध्ययन किया जाएगा अवशोषण का, वो पढ़ा जाएगा अवशोषण गुणांक के द्वारा। एक वर्ड आएगा अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक। देखिए विलायक में घुली विलेय की, विलेय क्या है यहाँ पर, गैस की अधिकतम मात्रा ही क्या कहलाएगी, अवशोषण गुणांक को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर विलायक में एक निश्चित ताप के ऊपर, यानी इसमें टेम्परेचर रहता है हमेशा निश्चित, एक निश्चित ताप पर विलायक में घुली गैस की मात्रा ही अवशोषण गुणांक कहलाता है। ध्यान दीजिए, एक निश्चित ताप पर, अवशोषण गुणांक की डेफिनेशन क्या है, एक निश्चित ताप पर, टेम्परेचर क्या होता है इसमें, निश्चित होता है, एक निश्चित ताप पर विलायक में घुली गैस की मात्रा ही क्या करेगी, अवशोषण गुणांक कहलाएगी। तो यानी अवशोषण गुणांक जो है वो हम कहां पढ़ रहे हैं, गैसों की द्रव में विलेयता के अंदर अध्ययन कर रहे हैं। तो उसकी डेफिनेशन, एक निश्चित ताप पर विलायक में घुली गैस की मात्रा से इसको रिप्रेजेंट करेगी, अवशोषण गुणांक को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। अब यहाँ पर देखिए इसके भी क्या आएंगे, प्रभावित करने वाले कुछ कारक अध्ययन करेंगे। जैसे ठोसों की द्रव में विलेयता में अध्ययन किया था, उसी प्रकार हम इसमें भी क्या करेंगे, कुछ प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, तो इसकी डेफिनेशन आपके आई समझ में, वही डेफिनेशन है सेम, 100 ग्राम विलायक में घुली विलेय की मात्रा, वहां विलेय ठोस था, यहाँ विलेय क्या है, गैस, विलेय की मात्रा क्या कहलाएगी, गैसों की द्रव में विलेयता। और यहाँ जैसे मैंने बताया कि द्रव जो है विलायक, विलायक में क्या होता है, गैस क्या होती है, अवशोषित होती है, अवशोषित करने के लिए इस पर गैस पर क्या लगाना पड़ता है, दाब। क्यों, क्योंकि गैस के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अवशोषण गुणांक क्या है, इसका अध्ययन, अवशोषण गुणांक एक निश्चित ताप पर विलायक में घुली गैस की मात्रा
की अवशोषण गुणांक कहलाती है। नेक्स्ट है गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव में विलेयता को, गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ये सबसे पहला कारक तो अभी पढ़ा था हमने, विलेय व विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति ये तो देखो सेम ही रहेगा। ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में, ठीक है, और अध्रुवीय गैसें जो है ये रहेगी अध्रुवीय विलायक में। ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायक में, यानी समान समान को बोलता है। सिद्धांत पर क्या करती है, विलेयता कार्य करती है। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें जो आएगा वो आएगा, एक आएगा गैस की प्रकृति आएगी। देखिए गैस की प्रकृति का मतलब होता है जो गैस क्या होती है, जल में घुलकर यौगिक बनाती है। जो गैस क्या होती है, जल में घुलकर क्या करती है, यौगिक बनाती है, वो क्या होती है, विलेयता को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गैस की बात करें हम, जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको जल में घोला जाए तो ये यौगिक बनाती है, तो ये विलेयशील है, H2CO3 बन जाएगा। यानी H2CO3 का मतलब कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। जैसे मान लीजिए अमोनिया गैस है, NH3 गैस है, तो NH3 गैस को यदि हम जल में घोलें तो जल में घोलेंगे, देखो जल में दो आयन होते हैं H+ एंड OH- आयन, तो ये क्या बना लेते हैं, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है यहाँ पर। तो ये भी क्या है, एक यौगिक है, तो ये भी विलेय है। कार्बोनिक अम्ल ये भी विलेयशील है, और ये NH4OH ये भी क्या है। तो जो गैसें क्या होती है, जल में घुलकर यौगिक बनाती है, वो क्या होती है, विलेयशील होती है। सेकंड पॉइंट ये हो गया इसमें विलेय की प्रकृति। तीसरा इसमें जो कारक आएगा वो आएगा ताप का प्रभाव। देखिए ताप का प्रभाव है, यानी गैसों की द्रव में जो विलेयता है उसमें जो प्रक्रम होता है वो होता है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम ही लागू होता है। ताप का जो प्रभाव अभी हमने ठोसों की द्रव में विलेयता में पढ़ा था, यहाँ पर उसमें दोनों प्रक्रम होते हैं, जबकि गैसों की द्रव में विलेयता में एक ही प्रक्रम लागू होता है, ऊष्माक्षेपी, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं इसको, इंग्लिश वर्ड इसका एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो यानी इस प्रक्रम में क्या करेंगे, जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ये पढ़ा था हमने, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी बात करें हमें, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है इसमें, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें वही पढ़ा था आपने, ताप क्या करोगे, कम करोगे तो विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ताप कम करने पर क्या होती है, विलेयता बढ़ जाती है। इस प्रकार इसका ये तीसरा हो गया पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, विलेय व विलायक की प्रकृति, समान समान को बोलता है। ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायक में। फिर आया गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो गैसें जल में घुलकर यौगिक बनाती है वो विलेयशील होती है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा ताप, यानी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम भी होता है इसमें, गैसों की द्रव विलेयता में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। ताप कम करेंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चौथा इसका जो आएगा वो दाब का प्रभाव, क्योंकि गैसों को दाब का जो प्रभाव है, चौथा पॉइंट जो है, इसे हम पढ़ेंगे हेनरी के नियम के द्वारा। अब हेनरी का जो नियम है वो क्या होता है, देखिए चौथा पॉइंट आएगा इसका, प्रभावित करने वाले कारक का दाब का प्रभाव। देखिए दाब का जो प्रभाव है इसे हम अध्ययन किया जाएगा हेनरी के नियम के द्वारा। गैसों की द्रव में विलेयता में दाब का प्रभाव जो है इसका अध्ययन किया गया हेनरी का जो नियम है, इस नियम के माध्यम से इसका अध्ययन किया गया है। अब हेनरी का जो नियम है कि हेनरी नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इन्होंने ये कहा था एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप के ऊपर विलायक में घुली विलेय की जो मात्रा है उस पर लगाए गए दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। एक निश्चित ताप के ऊपर विलायक में घुली
विलेय की जो मात्रा है, अब विलेय की मात्रा है उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पात्र है, पात्र में हमने ले लिया जल। जल क्या होता है? विलायक। जल तो क्या होता है? विलायक होता है। विलेय की मात्रा, विलेय जैसे मान लीजिए विलेय हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा? गैस। विलेय क्या लेना पड़ेगा? गैस लेना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? गैसों की द्रव में विलेयता का अध्ययन कर रहे हैं। तो यानी गैस जो है, गैस में विवेकण क्या होते हैं? दूर दूर। इसलिए विलेय को यदि विलायक में घोलना है तो इस गैस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो हेनरी का जो नियम है वो क्या कहता है? इसकी डेफिनेशन ध्यान देना। निश्चित एक निश्चित ताप पर विलायक में घुली हुई विलेय की मात्रा, विलेय की जो मात्रा है ना, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल m से। मात्रा क्वांटिटी कितनी है? विलेय की मात्रा उस पर लगाए गए दाब P के समानुपाती होती है। एक निश्चित ताप पर विलायक में घुली विलेय की मात्रा उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती, यानी मात्रा यहाँ पर क्या है? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। दाब जो है, दाब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों में संबंध क्या है? स्मॉल m समानुपाती प्रोपोर्शनल P होता है। यदि हमें प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट KH P, जहां KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी नेतांक। तो ये है हेनरी का नियम। एक निश्चित ताप पर विलायक में, विलायक जल है, घुली गैस की। अब देखिए गैस की मात्रा, गैस को जब घोलेंगे हम तो गैस को घोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। और प्रेशर लगाएंगे तो विलायक में घुली विलेय की जो मात्रा है उस पर लगाई गई दाब की क्या बताई गई है? समानुपाती। यानी जितना हम दाब लगाएंगे उतनी गैस क्या हो जाएगी? जल में घुलती जाएगी। तो यानी इसका संबंध क्या हो गया? m समानुपाती P, या m बराबर KHP। ठीक है। और एक बात और बताई थी मैंने आपको, 11th में भी बताई थी, समानुपात जो है, प्रोपोर्शनल जो है, इसमें जितने भी ग्राफ खींचे जाते हैं वो हमेशा क्या आते हैं? सीधी रेखा में आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें स्मॉल m और p का यदि ग्राफ खींचे, गैस की मात्रा स्मॉल m है, p क्या है? प्रेशर, दाब है। इनके मध्य यदि हम आरेख खींचे तो वो क्या करेगा? एक सीधी रेखा में ही रिप्रेजेंट होगा। प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। इसके बाद में देखिए इसी नियम में एक और दिया आपके सिंबल है। यदि हम साम्य अवस्था पर बात करें, देखो साम्य अवस्था क्या होती है? दोनों अवस्थाओं का संगम होता है। जैसे आपने 11th में वहां पर पढ़ा था साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम जिसे बोलते हैं, यानी ठोस एंड द्रव एंड गैस जो है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट जो है, उसमें पढ़ा था आपने। यानी दो अवस्थाओं का साम्य होगा। जैसे मान लीजिए ठोस है, ठोस किसमें बदल जाए? द्रव में, और द्रव को वापस किसमें बदल दिया जाए? गैस में। तो ये जो दो अर्ध तीर से रिप्रेजेंट किया था आपने, यानी इसमें दोनों प्रोसेस क्या करते हैं? साथ साथ चलते हैं, वो होती है साम्य अवस्था। ठीक है। इसके बाद में देखिए इसी को एक और बिंदु में बताया गया है, जो साम्य अवस्था के अलावा ये जो हेनरी का जो नियम है, हेनरी के नियम में एक सिंबल ये भी दिया है, साम्य अवस्था पर गैस पर लगाया गया जो दाब है, गैस पर लगाया गया दाब है, उसी अवयव की मोल भिन्नगी, यानी इसमें कितना आपने ये घोला है। एक वर्ड आएगा इसमें दाब, एक वर्ड तो आएगा इसमें दाब, और दाब के साथ एक आएगा मोल भिन्न, जो कल पढ़ा था। हेनरी के नियम की डेफिनेशन एक ये भी लिख सकते हो आप, जैसे मैं आपको बता देता हूं एक डेफिनेशन और जो है वो क्या है, सेकंड डेफिनेशन, साम्य अवस्था पर गैस पर लगाया गया दाब साम्य अवस्था पर गैस पर लगाया गया
दाब, दाब को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, मोल भिन्न स्मॉल एक्स ये क्या होता है, समानुपाती होता है। साम्यावस्था पर लगाया गया दाब मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती, यानी P समानुपाती x या P बराबर KH x। x मोल भिन्न को रिप्रेजेंट करता है और P किसको करता है, दाब को रिप्रेजेंट करता। तो हेनरी के नियम की कितनी डेफिनेशंस है, दोनों काम में ले सकते हो। पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, एक निश्चित ताप पर विलायक में घुली विलेय की मात्रा उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। सेकंड डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है वो है साम्यावस्था पर गैस पर लगाया गया दाब मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका संबंध हो गया P समानुपाती x, P बराबर KH x। इसके बाद में हेनरी के नियम पर आधारित हेनरी ने कुछ क्या दिए थे, अनुप्रयोग भी दिए थे। तो उन अनुप्रयोग की बात करते हैं। हेनरी के नियम के जो अनुप्रयोग है वो कौन कौन से हैं, ध्यान दें। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी नियम के अनुप्रयोग, छोटे छोटे टॉपिक को ज्यादा पढ़े नहीं इसमें। सोडा वाटर, सोडा वाटर, सोडा वाटर का वर्ड आया था अपने इसमें। सोडा वाटर था जल प्लस CO2 है। देखो सोडा वाटर में, सोडा वाटर को जो क्या करते हैं, बोतलों में जो बंद किया जाता है वो हमेशा उच्च दाब पर बंद किया जाता है। उच्च दाब पर क्या करते हैं, सोडा वाटर को क्या करते हैं, बोतलों में उच्च दाब पर सोडा वाटर को क्या करते हैं, बंद कर दिया जाता है। एक तो इसमें टेम्परेचर जो है, प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वो दोनों ही क्या रखे जाते हैं, उच्च ताप और दाब पर सोडा वाटर की बोतलों में क्या करते हैं, इसको बंद किया जाता है। एक अनुप्रयोग तो इसके बारे में दिया है। सोडा वाटर को क्या करते हैं, बोतलों के अंदर, सोडा वाटर जो है इसको बोतल्स के अंदर क्या करते हैं, उच्च ताप, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर क्या करते हैं, बोतलों में, बोतल में बंद किया जाता है। इस प्रकार आप याद भी रख सकते हैं थ्योरी भी। सोडा वाटर को क्या करते हैं, उस ताप पर क्या करते हैं, बोतलों में बंद करके रखा जाता है। एक इसका जो अनुप्रयोग आएगा उसमें एक डिजीज के बारे में, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया वर्ड है, देखिए एनॉक्सिया वर्ड का मतलब होता है ऊंचे स्थानों पर मनुष्य का जो वायुदाब है वो क्या होता है, कम होता है। और वायुदाब कम होता है तो उसके रक्त में क्या होती है, O2 की घुलनशीलता क्या होती है, कम हो जाती है। देखो इसको भी आप नॉर्मल देखो शॉर्ट में, ऊंचे स्थानों पर मनुष्य जो है, मनुष्यों का जो वायुदाब है, वायुदाब होता है, कम होता है। और कम होने के कारण जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुदाब क्या होता है, कम होता है। कम होता है तो उनके जो ब्लड में O2 की जो घुलनशीलता है, O2 की घुलनशीलता वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे उनके सोचने समझने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। और इससे उनके क्या होते हैं, इसी को नाम दिया था, एनोक्सिया नाम दिया था। यानी ऊंचे स्थानों पर मनुष्य का जो वायुदाब धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे वायुदाब कम होता है तो उनके रक्त में O2 की घुलनशीलता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिससे उनके सोचने समझने की कैपेसिटी जो होती है वो धीरे धीरे कम होती है। इसको क्या नाम दिया गया है, एनोक्सिया, एनोक्सिया। और एक इसका जो अनुप्रयोग आएगा, फर्स्ट अनुप्रयोग क्या है, दोबारा सुन लें आप। सोडा वाटर को क्या करते हैं, उच्च दाब पर बोतलों में क्या करते हैं, बंद करके रखा जाता है। फर्स्ट तो ये दिया गया है, सोडा वाटर जो बताया था, जल प्लस CO2, जल प्लस CO2। सेकंड है एनोक्सिया, ऊंचे स्थानों पर मनुष्य का वायुदाब क्या होता है, कम होता है, जिससे रक्त में O2 की घुलनशीलता में कमी आ जाती है, जिससे उनके सोचने समझने की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसे क्या नाम दिया है, एनोक्सिया। थर्ड इसका जो अनुप्रयोग है वो पढ़ेंगे। इसमें एक आएगा वर्ड बैंड्स। बैंड्स वर्ड्स के देखो बताया था, गोताखोरों से रिलेटेड था।
आपने गोताखोर देखे तैराक, गोताखोर देखिए जब समुद्र में जाते हैं, समुद्र में जब जाते हैं तो समुद्र में क्या होता है, वायुदाब क्या होता है, ज्यादा होता है। और जैसे ही वायुदाब क्या होता है, अधिक होता है, वायुदाब अधिक होता है तो उसके रक्त में, ब्लड के अंदर रक्त में O2 व N2 की घुलनशीलता जो है वो अधिक हो जाती है। और जैसे ही वो वापस क्या होगा, सतह की ओर आएगा, जैसे ही वो क्या होगा, सतह की ओर आएगा, सतह पर क्या हो जाएगा, वायुदाब धीरे धीरे सतह की ओर आएगा तो वायुदाब क्या होगा, कम होगा, जिससे उसकी जो बॉडी है, जो शरीर है, उसमें रक्त में N2 व N2 के क्या हो जाएंगे, बॉडी में क्या हो जाएंगे, बुलबुले बन जाएंगे, जिससे उससे क्या होगा, तीव्र दर्द व पीड़ा होगी, दर्द और पीड़ा होगी, जिसे नाम दिया गया है बेंड। यानी जैसे ही वो सतह की ओर आता है तो सतह की ओर आने पर क्या होगा, सतह की ओर आने पर क्या होगा, वायुदाब, वायुदाब क्या हो जाएगा, वापिस से कम हो जाएगा, कम होगा तो उसमें वायुदाब कम होने पर क्या होगा, N2 जो गैस है, ये N2 जो गैस है ये शरीर की कोशिकाओं में, शरीर की कोशिकाओं में फंस जाती है, जिसे नाम दिया गया है बैंड्स। और जिससे क्या होगा, तीव्र दर्द और पीड़ा क्या हो जाएगी, उसे हो जाएगी, तो इसे नाम दिया गया है बैंड्स। तो एक बार दोबारा सुन ले इसको। जब गोताखोर समुद्र में प्रवेश करते तो वायुदाब अधिक होता है, जिससे रक्त में O2 और N2 की घुलनशीलता बढ़ जाती है। जैसे ही वो सतह की ओर आएगा तो वायुदाब कम होगा, जिससे N2 गैस शरीर की कोशिकाओं में फंस जाती है और उसके क्या होते हैं, N2 के बुलबुले, कोशिकाओं में बुलबुले बनते हैं, जिससे बेंट बनेगा और बेंट होगा तीव्र दर्द व पीड़ा होने लगे जाती है। इसीलिए क्या करता है गोताखोर, क्या करता है, सिलेंडर जो होते हैं, जो सिलेंडर पीछे लेके जाते हैं, उसमें हीलियम गैस को मिला जाता है, क्योंकि उसकी विलेयता रक्त में क्या होती है, कम होती है। इसलिए सिलेंडर में, रक्त में क्या करता है, वो हीलियम गैस को रक्त सिलेंडर में भरकर लेकर जाता है। तो ये थर्ड इसका अनुप्रयोग है। गोताखोर समुद्र में जाते तो वायुदाब अधिक होता है, जिससे रक्त में O2 और N2 की घुलनशीलता ज्यादा होती है, और जब वो सतह की ओर आता है तो वायुदाब कम, और N2 गैस के बुलबुले जो है, गैस बुलबुलों के रूप में शरीर की कोशिकाओं में फंस जाती है, जिसे क्या नाम दिया गया है, बैंड्स नाम दिया गया है। इसीलिए गोताखोर क्या करता है, सिलेंडर में हीलियम को लेकर जाता है, ताकि उसे ऑक्सीजन की जो है वो आपूर्ति वो पूरी करेगा। तो इस प्रकार आज हमने जो अध्ययन कर लिया, हेनरी नियम भी हो गया, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। स्टार्ट हमने आज किया था, मोललता पढ़ी, मोललता के बाद में विलेयता के बारे में पढ़ा है, विलेयता 2 टाइप्स की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। फिर इसमें हेनरी का नियम, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। कल हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में, वाष्प दाब के बारे में। थैंक यू।